नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे धारा 41 से 50 तक। ठीक है। ये हमारे अध्याय 2 की जो सीरीज हमने चालू की थी उसमें अध्याय 2 पढ़ रहे थे, और 2 में धारा 3 से 50 तक थी। अब ये 3 से 50 तक वाले में ये लास्ट है। तो आइए देखते हैं फिर धारा 41। धारा 41 में क्या दिया गया है कि धारा 39 में जो हटाए थे सदस्य, है ना, धारा 39 के तहत जो निर्भरताएं थी उसमें निर्योग्यता क्या होगी, 6 वर्ष तक पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। पहले भी ये आ चुका है, 6 वर्ष तक पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। धारा 42 में क्या है? धारा 42 में है कि नगर पालिका का सदस्य अगर एमपी, एमएलए या पीआरआई के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आता है कि सदस्य एक साथ धारण कर लेता है कि वो नगर पालिका का भी सदस्य हो गया, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो गया, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेंबर भी हो गया। ठीक है, मान लो पंच भी हो गया, सांसद भी हो गया, और विधायक भी हो गया, है ना, और नगर पालिका का सदस्य वार्ड पार्षद भी हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि, है ना, ये एक तो प्रतिबंध लगा हुआ है, दोनों एक साथ धारण नहीं कर सकता। और अगर करता है तो किसी भी स्थिति में क्या होगा, 14 दिवस की समाप्ति पर वह नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा। मतलब किसी भी केस में उसकी सदस्य नगर पालिका की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, एमपी है तो एमपी रहेगा, नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा। एमएलए रहेगा, नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा। और पंच है तो नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा, पंच ही रहेगा। ठीक है, ये मेरे को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है, इसमें से एक क्वेश्चन बनने का, तो ये एक बार देख लेना। फिर धारा 43 में क्या है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, तो एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, तो नगर पालिका जो होगी उसमें जो अध्यक्ष होगा वो किसको त्याग पत्र देगा? कलेक्टर को देगा। ठीक है, जो उपाध्यक्ष होगा वो त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ठीक है ना। फिर नगर परिषद में सभापति कलेक्टर को देगा, और उप सभापति सभापति को देगा। ठीक है। फिर निगम में क्या होगा, जो महापौर होगा ना, वो डिविजनल कमिश्नर को देगा। ये फोर कमिश्नर नहीं है, ये डिविजनल कमिश्नर है। ठीक है ना, डिविजनल कमिश्नर कौन? संभागीय आयुक्त। ठीक है ना, तो महापौर संभागीय आयुक्त को देगा, और उप महापौर महापौर को देगा। ठीक है, ये महापौर वाला याद रख लेना थोड़ा सा, कि नगर निगम का जो महापौर होगा वो त्यागपत्र किसको देगा? डिविजनल कमिश्नर को देगा। फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के बारे में धारा 43 में क्या कहा गया है कि 1 माह से अधिक एब्सेंट नहीं रह सकता, है ना, अनुपस्थित नहीं रह सकता। फिर 6 माह से अधिक की छुट्टी इसकी मंजूर नहीं होगी। फिर यदि अध्यक्ष को का पद रिक्त हो, है ना, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो 6 माह में चुनाव। ठीक है, ये 1 लाख बार आ जाएगा इसमें। तो ये 6 माह में चुनाव कराना होगा। ठीक है, हम पहले भी मैंने आपको बोला था, इसको थोड़ा सा याद रखें। और ये 6 माह वाली है ना, इसमें एक नई चीज बताइए कि ये 6 माह वाली अवधि है ना, ये 3 माह तक बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ा सकता है? राज्य सरकार बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये धारा 43 थी, इसमें प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। वापस से देख लो, नगर पालिका का अध्यक्ष कलेक्टर को देगा त्याग पत्र, और परिषद का सभापति होगा वो भी कलेक्टर को देगा। निगम का महापौर होगा वो डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त को देगा। और इधर उपाध्यक्ष तो अध्यक्ष को देगा, उप सभापति सभापति को देगा, और उप महापौर महापौर को देगा। ठीक है, अब धारा 44। धारा 44 में क्या है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव की मान्यता। ठीक है, कि वो जो चुनाव हुए हैं वो मान्य भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसको चुनाव को चुनौती कहाँ दे सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे सकते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में जो भी वो जिला न्यायालय लगता है उस कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हो। ठीक है, कौन चुनौती दे सकता है? याचिकाकर्ता कौन हो सकता है इसमें? एक तो पराजित उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है, और एक जिसका है ना नामांकन रद्द हो गया हो। ठीक है ना, ये दो, ये और लगा लेना यहाँ पे, ये स्लैश लगा दो मुझे। ठीक है, एक तो पराजित उम्मीदवार हो, या फिर जिसका नामांकन रद्द कर हो गया हो, है ना, ये याचिका लगा सकते हैं। 1,000 रुपए राशि जमा करा करके फिर लगाई जाएगी। फिर धारा 45 में क्या है? नगर पालिका के मुख्य कृत्य। धारा 46 में क्या है? अन्य कृत्य। धारा 47 में क्या है? सरकार द्वारा समुनिर्देशित कृत्य। और धारा 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कृत्य। धारा 49 में है सीएमओ की शक्तियां और कृत्य। अब सीएमओ कौन है? जिसका आप पेपर दे रहे हो वही सीएमओ है ना। यहाँ पे ईओ है, जैसे नगर पालिका में ईओ है, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। धारा 50 में, अब इनमें है ना, जो धारा 45 है, जैसे मान लो कि धारा 45 में अब मुख्य कृत्य है, तो मुख्य कृत्य में ना बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये तो आपने जहां से भी नोट्स पढ़े होंगे या उसमें से देख लेना एक बार, मतलब एक रफ आइडिया रख लेना। ठीक है, कि ये इसके मुख्य कृत्य हैं, क्योंकि इसमें से कोई बहुत ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। आने वाला है तो आपको ऑप्शन देख के वैसे ही समझ में आ जाएगा।
ठीक है, जैसे लोक स्वास्थ्य ये सारे, और जनसंख्या नियंत्रण ये सारी चीजें, और शैक्षणिक और खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऐसे ऐसे मतलब नॉर्मल नॉर्मल सी बातें, ये उसके मुख्य कृत्य हो गए। और ऐसे ही कुछ अन्य कृत्य दिए हुए हैं। फिर सरकार द्वारा, अब ये कौन से कृत्य हैं कि सरकार है ना, मतलब मुख्य कृत्य अन्य कृत्य तो नगर पालिका के ऑलरेडी गिवन है। सरकार नगर पालिका को कुछ एक्स्ट्रा भी दे सकती है काम, ठीक है ना, तो वो सरकार देगी वो काम धारा 47 में। फिर धारा 48 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य। फिर धारा 49 में क्या है, सीएमओ की शक्तियां और कृत्य, ठीक है ना, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कृत्य। कौन सी धारा में, अब इसमें बार बार मैंने बहुत सारी बार क्वेश्चन देखे हैं, इसमें सीधे क्वेश्चन ये है कि मुख्य नगर पालिका के अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कृत्य कौन सी धारा में दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर का पूछा हुआ बहुत कम चांसेस है पूछे। तो एक बार आप ऊपर ऊपर का तो देख ही लो, क्विक रिवीजन में तो हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कर भी नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर 2 घंटे का एक वीडियो बनेगा, तो वो अभी वायबल नहीं है। फिर धारा 50 में देखते हैं, धारा 50 में क्या है, कार्यभार सौंपना, ठीक है ना। अब अध्यक्ष अपना कार्यभार है ना सौंप सकता है, किसको, उपाध्यक्ष को, है ना, या फिर सदस्य को। कितने दिन के लिए सौंपता है, मैक्सिमम 60 दिनों के लिए, ठीक है ना, ये याद रखना, मैक्सिमम कितने दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए। फिर उपाध्यक्ष किसको सौंप सकता है भाई, अध्यक्ष को सौंप सकता है, या फिर राज्य सरकार द्वारा जिसको राज्य सरकार निर्देश दे दे उसको सौंप सकता है। फिर नगर पालिका का विघटन के मामले में, ठीक है, तो विघटन हो जाता है तो एक तो नई नगर पालिका, फिर वापस विघटन होगा तो नई भी तो बनाएंगे, तो ये नई नगर पालिका को सौंप सकते हैं। या फिर धारा 322 के अधीन है ना, जो अधिकारी नियुक्त, अब 322, जब 322 आएगी तब देख लेंगे, ठीक है। तो धारा 322, अभी इसके लिए तो यही ध्यान रखा, 322 के अधीन नियुक्त अधिकारी। अब मैं आपको बता भी दूं, वैसे 322 में यही लिखा हुआ है कि अगर विघटन हो जाता है नगर पालिका का और उसके बाद में कार्यभार सौंपना है, तो उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त राज्य सरकार करेगी, यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये 322 याद रखें। ठीक है, तो कार्यभार किसको सौंपेगा, अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को सौंपेगा, या फिर सदस्य को सौंप सकता है मैक्सिमम 60 दिन के लिए, और उपाध्यक्ष सौंप देगा अध्यक्ष को, और या फिर राज्य सरकार जिसको निर्देश दे उसको। फिर विघटन के केस में क्या होगा, या तो नई नगर पालिका बन गई तो नई नगर पालिका को, और नई नगर पालिका नहीं बनी है तो धारा 322, थोड़ा सा ध्यान रखें, धारा 322 के अधीन नियुक्त अधिकारी को, ठीक है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं 41 से 50 तक। धारा 41 में क्या है, धारा 39 में जो हटाए थे सदस्य उनकी नियोग्यता। धारा 42 में क्या है, नगर पालिका सदस्य और एमपी एमएलए पंचायती राज में सदस्यता एक साथ धारण करने पर प्रतिबंध। फिर धारा 43 में क्या है, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। धारा 44 में क्या है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव की मान्यता। धारा 45 में क्या है, नगर पालिका के मुख्य कृत्य। 46 में अन्य कृत्य। 47 में सरकार द्वारा बताए गए कृत्य। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य। और 49 में सीएमओ की शक्तियां और कृत्य, है ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां और कृत्य। और धारा 50 में कार्यभार सौंपना। ठीक है, तो ये हमने धारा 50 तक कर लिए, ये हमारा अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग अध्याय 3 देख लेंगे। अध्याय 3 बहुत बड़ा नहीं है, तो हो सकेगा तो मैं एक ही लेक्चर अध्याय 3 का एक साथ बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी काफी सारा बचा हुआ है और जल्दी खत्म भी करना है, और एग्जाम भी अब आ ही गया है, तो इसलिए ठीक है, आज तो यही सेशन खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।